नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा चौपाल और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस बड़े फूक फूक कर कदम रख रही है। इस बीच कांग्रेस ने हरियाणा में 9 उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। हालांकि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर अभी भी असमंजस कायम है। कांग्रेस की दूसरी सूची में पार्टी ने कई समीकरण साधने की कोशिश की है, तो वहीं गठबंधन को लेकर चल रही ओहापोह की स्थिति पर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। कांग्रेस ने जारी की दूसरी सूची। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर असमंजस के बीच कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। इससे पहले कांग्रेस ने शुक्रवार को 32 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। इस तरह से अब कांग्रेस ने अपने कुल 41 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी सूची: मोहित ग्रोवर गुरुग्राम से, ब्रजेंद्र सिंह उचाना कला से, तो वहीं अशोक अरोड़ा थानेसर से, कुलदीप शर्मा गन्नौर, परमवीर सिंह टोहना, अनिरुद्ध चौधरी तोशाम, बलराम गांगी महम, मंजू चौधरी, नांगल चौधरी, वर्धन यादव बादशाहपुर से चुनाव लड़ेंगे। टिकट बंटवारे पर कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए नई मुसीबत भी बनती जा रही है। टिकट बंटवारे पर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस के टिकट बंटवारे से नाराज चल रहे हैं। लोकल के बदले बाहरी को टिकट देने का आरोप लगा रहे हैं। इसी बाबत करीब 2000 कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रदर्शन किया है और अपने गुरुग्राम से पटौदी विधानसभा से आती हूँ, जो 75 नंबर है हमारा पटौदी का। और हम तो सिर्फ पार्टी से एक ही मांग करते हैं, जो हमारे प्रभारी जी बावरिया जी जो थे, उन्होंने एक नियम बनाया था, कानून बनाया था कि 2 बार हारे हुए को, जो 2 बार हारे हुए को उनको टिकट नहीं देंगे, या उनके परिवार से किसी को भी हम मौका टिकट नहीं देंगे, या बाहर से कोई आया हुआ प्रत्याशी है उसको टिकट नहीं देंगे। लेकिन आज हमें लगता है कि वो जो उन्होंने नियम जो कानून बनाए थे वो उनको तोड़ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि पार्टी जो नियम बनाए उनसे उनको फॉलो करें, क्योंकि आज जनता जो है कांग्रेस की तरफ देख रही है, हर वर्ग कांग्रेस की तरफ देख रहा है। लेकिन पटौदी में उल्टा हो रहा है। पटौदी में जिसकी 2 बार जमानत जब्त हो चुकी है, 2 बार हारा हुआ कैंडिडेट है, उसको उतारा जा रहा है, और उसको नहीं तो उसके परिवार को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि ना तो परिवारवाद की राजनीति हो, ना किसी एक बात बताइए, जिसको जनता 2 बार नकार चुकी है, 2 बार जमानत जब्त हो चुकी है, उसको फिर से मौका देना कहाँ के न्याय। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। वहीं कांग्रेस और आप गठबंधन पर जारी ओहापोह पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तंज कसते हुए दोनों दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, दोनों दलों के अंदर भय है, दोनों भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है, चाहे कांग्रेस एक गठबंधन करे, चाहे वो 10 गठबंधन करे, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। देखिए, दोनों दलों के अंदर भय है, दोनों भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं। हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है, चाहे कांग्रेस एक गठबंधन करे, चाहे कांग्रेस 10 गठबंधन करे, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरे बार बड़े मैंडेट के साथ बन रही है। आज मैं सुबह से लाडवा की सरदारी के बीच में उनका आशीर्वाद लेने के लिए लगातार कार्यक्रमों में हूं। लोगों का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग उनका मिल रहा है, और लोगों ने एक संकल्प लिया है कि लाडवा तो हम जिताएंगे, परंतु लाडवे से नियरेस्ट जितने भी जिले होंगे, सब जिलों के अंदर कमल के फूल का हम खेती करने का काम करेंगे, कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। ये भी संकल्प हमारे लाडवा के लोगों ने लिया है। हरियाणा चुनाव में दिलचस्प होगा मुकाबला। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 5 अक्टूबर को चुनाव होगा, तो वहीं मतों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच हरियाणा में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि इस चुनाव में क्षेत्रीय दलों की भी भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। वहीं चुनाव के बीच सभी दलों में टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी भी देखने को मिली है, लेकिन हर चुनाव में ऐसा माहौल देखना आम बात है। वहीं कांग्रेस और आप गठबंधन पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर अभी तक दोनों दलों के बीच सहमति नहीं बन सकी।
बड़ी खबर आप देख सकते हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां आपने पहली लिस्ट जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में घोषित किए हैं। यहां पर रोहतक सीट से विजेंद्र हुड्डा आपके उम्मीदवार होंगे, तो वहीं उचाना कला से पवन फौजी को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा आपको बता दें महन सीट से विकास नेहरा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, तो वहीं कलायत से अनुराग ठांडा को चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी ने उतारा है। इसके अलावा नरेंद्र शर्मा को कुंडरी सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं इंदु शर्मा बनी आप उम्मीदवार भिवानी से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। ये बड़ी अपडेट आपसे रूबरू करा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 20 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी, जहां पर आप उम्मीदवार विजेंद्र हुड्डा को रोहतक सीट से, तो वहीं उचाना कला से पवन फौजी को मैदान में उतारा है। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर हलचल शुरू हो चुकी है। आपको बता दें एएनबी न्यूज की टीम हरियाणा की सबसे हॉट सीट जुलना में विनेश फोगाट के कार्यालय पर पहुंची, जहां पर एएनबी न्यूज के संवाददाता अरुण कौशल ने कार्यकर्ताओं से खास बातचीत करके माहौल जानने का प्रयास किया। विनेश हरियाणा में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें कि जहां बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक लगाने की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस प्रचंड बहुमत से इस बार अपनी सरकार बनाने की बात कर रही है। इस बीच जहां विनेश फोगाट के चुनावी दंगल में पैर रखने से हरियाणा की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली सीट जुलाना में हम हैं, जहां पे उनका कार्यालय है। कल इसी कार्यालय का उद्घाटन करने विनेश फोगाट पहुंचेंगी। सुबह 9 बजे इस कार्यालय का उद्घाटन यहां पर किया जाएगा। अब हम दिखाते हैं आपको उनके जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, उनमें कितनी इस बात को लेकर खुशी है या किस तरीके का माहौल है यहाँ पर देखने को, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं पीछे ये कल की जो है तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से है जो यहाँ पर कल 9 बजे विनेश फोगाट और पार्टी के अन्य नेता यहाँ पर पहुँचेंगे उद्घाटन के लिए। कई कार्यकर्ता उनके यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछना चाहेंगे सर कैसा देख रहे हैं इस चुनाव में विनेश फोगाट चुनावी मैदान में है। एक तरफा माहौल है जी इस एरिया का, तो यहाँ तो कोई टक्कर में है ही नहीं। माहौल बहुत बढ़िया है, लोगों में खुशी है बहुत ज्यादा। सर पहलवानी के जो दाव पेच थे, अब चुनाव में भी दाव पेच देखने को मिलेंगे विनेश फोगाट। पहलवानी के दाव पेच में जो उसके साथ धोखा हुआ है, उसी धोखे से तो पीड़ित होकर लोगों के सहयोग से वो अब चुनाव में उतरी है और चुनाव में सब लोगों का उसका बहुत भरपूर सहयोग मिल रहा है। बहुत अच्छे मार्जिन से वो जीतेगी। और पूछिए। ठीक है, तो और भी यहाँ पे लोग हैं, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे। सर किस तरीके से देखते हैं चुनाव को? ये अब जो विधानसभा का चुनाव सबसे हॉट सीट मानी जा रही है और विनेश फोगाट यहाँ से चुनावी मैदान में है, कल उनके जो है कार्यालय के उद्घाटन है, किस तरीके से देखते हैं आप? विनेश फोगाट भाई एक तरफा है, यहाँ से बिल्कुल कोई भी टक्कर में नहीं है, एक तरफा। बहुत मान लिया हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोटिंग से जीतेगी तो विनेश फोगाट जीतेगी। आप लोगों में कितना उत्साह है, कितनी खुशी है इस बात को लेकर? हमारे लिए तो बहुत खुशी है, और इससे फल तो क्या होगा, हमारा देश का नाम रोशन किया और अब हल्के को चमकाने के लिए उन्होंने अपना सारा हुद्दा त्याग के जुलाना को संभाला है। तो देखिए जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ बैठे हैं, उनमें भी बड़ी इस बात की बहुत खुशी है कि विनेश फोगाट जो है अब चुनावी मैदान में है। यहाँ पर जो है इस सीट से वो विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं और एक तरफा जीत की जो है बात कही जा रही है। रेसलिंग रिंग से सीधा जो है चुनावी दंगल में विनेश फोगाट को हम यहाँ देख रहे हैं। किस तरीके से ये चुनाव होने वाला है,
किस तरीके से जो है यहाँ पूरी जो घटनाक्रम है वो देखने को मिलेगा, क्या लोगों की राय है, ये हम लोगों के बीच भी जाएंगे। अभी जो यहाँ के आम जनता है वो किस तरह से इस चुनाव को देख रही है, विनेश फोगाट को चुनावी मैदान में उतरा हुआ देखती है, ये सारी बात हम करेंगे और आपको दिखाएंगे। सिर्फ जहां कांग्रेस की तरफ से जुलाना सीट पर विनेश फोगाट को उतारा गया है, वहीं बीजेपी की तरफ से अभी किसी भी प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आया है। कैमरामैन संदीप के साथ मैं अरुण कौशल, ANB न्यूज, जुलाना। हरियाणा के बहादुरगढ़ के महरौली 360 के प्रधान गोवर्धन ने भी चुनावी ताल ठोक दी है। आपको बता दें, बैरी विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, जहां बाबा कालीदास का आशीर्वाद लेकर चुनावी शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि खापों का राजनीतिक पार्टियां अनादर कर रही हैं और खापों का टिकटों में कभी भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा। जो है खापों की सुनी जाए, बेरी विधानसभा को पेरिस बना दूंगा मैं, पेरिस। और हरियाणा की 1 नंबर विधानसभा, हरियाणा नहीं पूरे देश की 1 नंबर विधानसभा 5 साल के भीतर ही बना दूंगा और उसके बाद कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मेरी खाप पंचायत दलाल खाप, एलावत खाप, कादर खाप, 5 साल बाद ये मेरी पंचायत जिसको भी टिकट देगी मैं उसका साथ दूंगा। मेरा पहला और आखिरी इलेक्शन है, इसके बाद मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा और एक ऐसा टाइम ला दूंगा कि खापों के पास, कांग्रेस बीजेपी दोनों खापों को पास आके खापों से ये बोलेगी, आप बताओ इस विधानसभा में किसको हम टिकट दें। सिर्फ यही मेरा एक मकसद है। खापों से पूछते नहीं इसलिए इलेक्शन लड़ रहा हूं ना, मेरे को इलेक्शन लड़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं 360 खाप का प्रधान हूं, धड़ भाई दलाल खाप मान नोटी 84, ये मेरे भाईचारे में मेरा भाई है। हम पगड़ी बांधते हैं हमारी दलाल खाप की और हमारी महरौली 360 की एक पगड़ी बांधी जाती है। मैं पगड़ी लेके आते हैं, उसी में हाथ लगा कर मैं एक पगड़ी बांधते हैं। और जो खापों से नहीं पूछ रहे, जो इन्होंने खापों की बेइज्जती की, जो है एलावत खाप की, दलाल खाप की, जो है इनसे पूछते नहीं, इनके पास जाते हैं दलाल खाप से, एलावत खाप से, ये उसको भगा देते हैं। रेवाड़ी में आज कांग्रेस के प्रत्याशी चिरंजीव राव ने अपना नामांकन दर्ज किया है। नामांकन से पहले अपने निवास स्थान पर एक नामांकन जनसभा का भी आयोजन किया। चिरंजीव राव के नामांकन से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के राष्ट्रीय ओबीसी अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव और प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका नामा विशेष तौर पर इस दौरान मौजूद रही। नामांकन करने पहुंचे चिरंजीव राव के साथ युवाओं का हुजूम देखने को मिला। बच्चों, देखिए चुनाव होने जा रहा है और हरियाणा की ओर पूरा देश तकबीर लगा दे रहा है यहाँ से किस पार्टी की सरकार बनती है। और ये मैं कह रहा हूँ सारे हरियाणा में घूम गया हूँ मैं, 36 प्राधिक ने मन बना लिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। और 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में जो नंबर 1 प्रदेश था, 10 साल में बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया हरियाणा। आज कानून व्यवस्था ठप हो गई है, अपराध में नंबर 1 हो गया और खेल और खिलाड़ियों की उपस्थिति देख ही रहा, कहीं भी विकास का नाम नहीं। मैं यही कहने आया हूँ कि अपने प्रदेश का फिर से नंबर 1 बनाना है पूरे देश में, तो कांग्रेस पार्टी को लाना है। कांग्रेस
और ये एक ही नारा है पूरे प्रदेश में, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। बताया कैप्टन साहब ने, पहला नामांकन मरवाने में अपने अजीज चिरंजीवी का आया हूँ। बहुत अच्छा विधायक आपने बनाया। विधानसभा में खूब आपने विपक्ष में आवाज उठाई उन्होंने आपके इलाके की, और इनका भविष्य उज्जवल है, जवान है। तो आप भाई जितने ज्यादा वोट से जिताओगे उतना ही इनका भविष्य बनेगा।
नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के टेक्सास में दिए बयान पर कहा, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष का नेता देश के प्रति जवाबदेह भी होता है। विदेश जाकर देश की छवि खराब करना देशद्रोह जैसा अपराध है। कोई देशभक्त ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन राहुल गांधी लगातार तीसरी बार हारने से हताश हो गए और अपनी कुंठा बाहर निकाल रहे हैं। हमारे देश में कांग्रेस और बीजेपी है, लेकिन जब हम विदेश जाते हैं तो हम कांग्रेस या बीजेपी के नहीं होते, हम सिर्फ देश के प्रतिनिधित्व करते हैं। आरएसएस के स्वयंसेवक हर पल अपना बलिदान देकर देश का निर्माण करते हैं। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और प्रतिपक्ष का नेता भी देश के लिए जवाबदेह होता है। और देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना यह देशद्रोह जैसा अपराध है। कोई देशभक्त ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन राहुल जी तो लगता लगातार तीसरी बार हारने के बाद कांग्रेस के कुंठित हो गए और अपनी कुंठा देश की छवि खराब करके अमेरिका में निकाल रहे हैं। अरे अपने देश में कांग्रेस और बीजेपी होती है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हम कांग्रेस और बीजेपी के नहीं होते, हम केवल देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी करते थे। मैं भी जब एक बार अमेरिका गया था, तब श्रीमान मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे और जब मुझसे ये सवाल पूछा गया था कि भारत के प्रधानमंत्री क्या अंडर अचीवर हैं, मैंने कहा वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत का प्रधानमंत्री कभी अंडर अचीवर नहीं हो सकता, वो देश के नेता है। ये भाव होता है देश का। और आप क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करोगे, संघ ने तो लाखों लाख कार्यकर्ताओं की, ऐसे कार्यकर्ताओं की मालिका तैयार की है जो तन मन और जीवन संपूर्ण देश को समर्पित करते हैं। एक एक क्षण केवल देश के लिए जीने वाले संघ के स्वयंसेवक अपने आप को खपाकर वो देश बनाते हैं। एक बात जरूर सही कही राहुल ने कि मोदी जी से कोई नहीं डरता। हाँ, मोदी जी से नहीं डरते, लोग नहीं डरते, क्योंकि लोग मोदी जी को प्यार करते हैं। इसलिए तो लगातार तीसरी बार मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया है। आप तो अपमान कर रहे हो भारत के मजदूरों का, कामगारों का, कारीगरों का। आप कहते हर चीज मेड इन चाइना आ रही है। पहले ये होता था, कई चीजें आती थी बाहर से आयात होके, अभी भी जरूरत पड़ती तो आती, लेकिन कई चीजें भारत स्वदेशी बना रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है और ये मोदी जी का ही नेतृत्व है कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जल्दी हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। लेकिन राहुल जी, आपने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत से जुड़ नहीं सके। भारत की जनता, भारत की संस्कृति, भारत के जीवन मूल्य, भारत की परंपराएं, किसी से तुम जुड़ नहीं पाए। राहुल जी, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सरगुजा के अल्मोड़ा प्लांट में हुए औद्योगिक दुर्घटना पर कहा, यह दुर्भाग्यजनक घटना है, ये हृदय विदारक घटना है। मैं मृतकों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि और उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मामला सरकार के संज्ञान में है। सरकार निश्चित रूप से सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिवारजनों के साथ हैं। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को शांति और परिजनों को संबल प्रदान करने व घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। 7 लोग की डेथ हुई और अंबिकापुर में स्टील एल्युमिनियम प्लांट में 4 लोग की डेथ हुई। ये घटनाएं अत्यंत दुर्भाग्यजनक है और ये हृदय विदारक घटना है जब इतनी बड़ी संख्या में मौतें हुई है। मैं मृतकों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिजनों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं। ये सरकार इसके संज्ञान में है और निश्चित रूप से सरकार इस पर संज्ञान लेकर उचित कार्यवाही करेगी। सर, राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के भिलाई निगम और जिला प्रशासन ने मिलकर अब तक की सबसे बड़ी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। आपको बता दें कि जी रोड पर स्थित मजार के इर्द गिर्द अतिक्रमण हटाया गया। 100 पुलिस कर्मचारी, 150 से अधिक निगम कर्मचारी, आधा दर्जन जेसीबी से बड़ी कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया।
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में बीते 2 दिनों में झमाझम बारिश हो रही है, जिससे छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं। बीती रात अबुझमाड़, ओरछा और छोटे डोंगर क्षेत्र में लगातार तेज बारिश हुई। इससे बड़गांव मडीन नदी का जलस्तर बढ़ गया है और पुल के ऊपर से लगभग 2 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। आपको बता दें कि पुल में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो जाने से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। पुल के दोनों छोर पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। पुल में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए बाढ़ आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को पुल को पार न करने की समझाइश भी दी। बता दें कि बारिश के दिनों में अक्सर बड़गांव मडीन नदी में बाढ़ की स्थिति निर्मित होने से राहगीरों को कई तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। स्थानीय लोगों के द्वारा विगत कई वर्षों से पुल निर्माण की मांग शासन प्रशासन से की जा रही है, परंतु शासन प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रही है। मेरा नाम चितरंजन गौतम है। मैं छोटे डोंगर का रहने वाला हूं। अपने इस बड़गांव के बाढ़ में के बारे में बताना चाहूँगा। इस नदी में जब भी बाढ़ आता है तो घंटों ट्रक गाड़ियाँ जितनी भी परिवहन की भी सुविधाएं सब बंद हो जाती है, जिससे आम पब्लिक को बहुत परेशानी होती है। ऊपर से एम्बुलेंस भी की गाड़ी भी आती है, मरीज को भी ले जाने के लिए बहुत परेशानी जाती है। गवर्नमेंट को कितनी बार यहाँ पे आवेदन दे चुके हैं जिससे पुल निर्माण करने के लिए, तो वो अभी तक उसके बारे में सोच भी नहीं रही है। सरकार अभी तक इस पुल के बारे में निर्माण कार्य के लिए यानी कि तत्पर नहीं है, जिससे पब्लिक को ना बहुत परेशानी हो रही है। पुल निर्माण जल्द से जल्द हो जाता तो कम से कम आने जाने में दिक्कत नहीं होती, ऊपर से जो मरीज़ है आने जाने में उसको भी परेशानी नहीं होती। कुमार साहू, मैं अमदई माइन से कच्चा लोहा भर के रायपुर के लिए जा रहा था। पानी गिरने के कारण बाढ़ आ जाता है, काफ़ी आदमी को परेशानी आता है। जब पानी गिरता है तो इस पुल में बाढ़ आ जाता है और कई वाहन फंसे हुए हैं और बहुत वाहन आदमियों को परेशानी आती है, गांव के लोगों को। पंकजपुर में तेज बारिश से नदी नाले अब उफान पर हैं। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं पेड़ तो कहीं बिजली के तार टूटे पड़े हैं, जिससे अंचल में बिजली बाधित हो रही है। वहीं आकाशीय बिजली गिरने से मवेशियों की मरने की खबर भी सामने आ रही है। इसी बीच स्टेट हाईवे के मुख्य मार्ग गुंडार दही पुल के ऊपर से पानी का तेज बहाव चल रहा है। पुल के ऊपर दर्जनों वाहन के पहिए थम गए हैं, जिसके चलते यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिला के अल्प प्रवास पर पहुंचे पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जांजगीर के कांग्रेसी नेता पंचराम यादव के परिवार की सामूहिक आत्महत्या को भी सूदखोरी का कारण बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं बची है, गौठान को भ्रष्टाचार का अड्डा बताकर बंद कर दिया गया और जांच के नाम पर कोई पहल नहीं की जा रही। भूपेश बघेल ने कहा कि अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, ना कि योजना को बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गौठान योजना किसानों के हित में बनाई गई थी, जिसके बाद बंद होने पर अब किसानों को अपनी फसल बचाना एक चुनौती बन गई है। सड़क पे मवेशियों की मौत हो रही है और गौ तस्कर सक्रिय हो गए हैं, जिसे रोकने के लिए राज्य सरकार के लिए कोई प्लान नहीं है। अभी लगातार त्योहार का दौर चल रहा है। परसों तीज था, कल गणेश जी की स्थापना, गणेश चतुर्थी। आज मैं तीज मिलन कार्यक्रम में रायगढ़ जा रहा हूँ, तो इसी बीच में यहाँ रुकना हुआ। और पूरे प्रदेश की जहाँ तक की बात है तो कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ जांजगीर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो जाती है। आज ही भिलाई में 3 लोगों के दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। तो लगातार हत्या, बलात्कार, लूट, फायरिंग, ये सब कुछ हो रहा है। गौ तस्करी भी हो रहा है धड़ल्ले से। तो सब जो अवैध काम है वो सब संचालित हो रहा है। बीजेपी में अजय बीजेपी में अंतर भी बहुत चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। देखिए कि दुर्ग के सांसद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि प्रधानमंत्री के जो गारंटी, मोदी की गारंटी, वो भी पूरा नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ
आज ही आपने देखा है कि रायपुर के जो सांसद है उन्होंने पत्र लिखा है निर्मला जी को और मुख्यमंत्री को कि सीमेंट के भाव बढ़े हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का अंतर्कलह प्रदेश में भी है और पूरे देश में भी है। अब ये पार्टी अब बहुत ज़्यादा देर तक के अभी टिकने वाली नहीं है। सब जगह जो अंतर्कलह है उभर के सामने है। सदस्यता अभियान चला रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेसियों को भी ले लेंगे। मेरे पास भी एक नंबर आया है, मतलब किसी की भी बना रहे हैं भाई। मेरे भी मैसेज आया है कि ये आपका नंबर है, पता नहीं क्या नंबर बोले उसको, और इसमें आप करेंगे। मतलब इनको पहले पिछले समय मिस्ड कॉल में किए थे, इस समय भी ये लोग कुछ इस प्रकार से नंबर कर रहे हैं। अब वो नंद कुमार साय गए हैं तो उसको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा बोलते हैं। जब आप ऑनलाइन किए तो फिर रखो उसको। गौठान की बात करें, गौठान को आपने महत्वपूर्ण स्थान दिया था, बहुत सपने देखे थे उस पर। देखिए, गौठान ग्रामीणों की आवश्यकता है। गौठान से जहाँ गौवंश की सुरक्षा होती है वहीं खेतों की सुरक्षा होती है, वहीं लोगों को रोजगार मिलता है, 4 पैसे आमदनी होती है। अब सरकार ने उसे बंद कर दिया। बंद करने से स्थिति ये हुई कि खेत में रखवाली करना पड़ रहा है किसानों को, और दूसरा सड़क दुर्घटना लगातार बढ़ी है और गौ तस्करी बढ़ी है। आज मैं अनेक गांव, मतलब मैं लगातार दौरा कर रहा हूं, तो वहाँ लोग अब चंदा इकट्ठा करके खुद चरवाहे लगा के गायों को रखवाली करवा रहे हैं ताकि फसल बचे। जो व्यवस्था थी उसे बिगाड़ दिए। आरोप क्या लगाया? भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार तो 10 महीने हो गए भाई आपकी सरकार को, एक भी जांच नहीं, बस जांच भर करा रहे हैं। जांच की रिपोर्ट क्या है? कुछ नहीं। लेकिन जो व्यवस्था है वो खराब है। मान लो इसको शिक्षा विभाग में कोई गड़बड़ी है तो क्या पूरे विभाग को बंद कर दोगे? गड़बड़ी है उसकी जांच करो, लेकिन जो चलती हुई व्यवस्था उसको बिगाड़ क्यों रहे हो? आज सब जगह चाहे कहीं भी जाओ, नांदगांव, दूर, रायपुर, बलौदा बाजार, चांपा, जांजगीर, अभी मैं दरसिंगाम गया तो अभी 3 घंटे पहले की बात है, बोले कि हमारे एक देवेंद्र वर्मा हैं, हमारे साथी भी हैं, उन्होंने कहा कि प्रति राशन कार्ड 400 रुपया ले रहे हैं ताकि खेतों को रखवाली कर सके। जबकि हमारी व्यवस्था में कुछ खर्चा किसानों को नहीं हो रहा था। अब किसान अपनी फसल रखवाली के लिए जेब से खर्चा करना पड़ रहा है। तो ये तो सारी व्यवस्था बिगाड़ दी ना। आप गोधन न्याय योजना बंद कर दिए, भूमि श्रमिक न्याय योजना बंद कर दिए, बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिए, राजीव मितान क्लब बंद कर दिए, छत्तीसगढ़ के खेल कूद, छत्तीसगढ़ के संस्कृति, सब आदिवासी दिवस मना रहे थे उसको आप नहीं मनाए। हरेली भी केवल सीएम हाउस तक के सीमित रह गया, तीजा भी सीएम हाउस तक के सीमित रहा। भ्रष्टाचार का मामला हुआ तो भ्रष्टाचार का मामला हुआ तो मासूम पर एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे। देखिए, जो सुप्रीम, ये लोग कायदे कानून को मानते नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और उसके जब हम लोग दबाव डाले, कांग्रेस पार्टी ने दबाव डाला, तब जाके एफआईआर दर्ज हुआ है। उसमें भी लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश के बस्तर और सरगुजा संभाग में पिछले वर्ष सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में नौकरी पाने वाले 3000 बीएड धारियों के ऊपर अब नौकरी जाने का खतरा बढ़ गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में सहायक शिक्षक पद के बीएड धारियों को योग्य बताया गया। बिलासपुर हाई कोर्ट ने भी सहायक शिक्षक पद पर बीएड डिग्री धारियों की भर्ती को अमान्य घोषित करते हुए छात्र हित गुणवत्ता शिक्षा का हवाला दिया। जी, मेरा नाम नेहा टोप्पो है सर। मैं यहाँ सहायक शिक्षक के तौर पे नियुक्त हुई हूँ जगदलपुर ब्लॉक में। ये कब क्या मामला चला है और क्या आप लोगों की इनसिक्योरिटीज है? सर, पिछले साल सितंबर महीने में हमारी नियुक्ति हुई थी यहाँ पे, और जो सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस चल रहा था, पुराना केस था सर राजस्थान का, जिसके बिहाफ में बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया था। तो उसी के लिए हमने सर अपील किए थे कि हमारी नौकरियों को सेफ रखा जाए, जो हाईकोर्ट का आदेश आया था उसके खिलाफ।
पर सर वो केस हमारा डिसमिस हो गया है अभी। तो हम बस सरकार से ये चाह रहे हैं कि वो जो नियुक्ति सर हमारी हुई थी वो सरकार के ही नियम कानून के हिसाब से हुई थी, कहीं पे भी हम वहाँ पे गलत नहीं थे। तो हम अभी जो तत्कालीन जो सरकार है हम उनसे यही चाह रहे हैं कि वो किस तरह हमारी नौकरी को सेफ रखे, कोई एक बीच का रास्ता निकाले। आप लोगों ने मंत्रियों से मुलाकात की है? जी सर, मुलाकात की, क्या आश्वासन मिला आपको? सर वो कह रहे हैं कि वो आगे हमारी बात रखेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा क्या करेंगे वो अभी ऐसा कुछ पता नहीं चल पा रहा है। जी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। मेरा नाम राकेश वर्मा है और मैं जो है सहायक शिक्षक के पद पर चयनित हूँ। ये सर ये भर्ती जो है 2023 में जो है आई थी, और जो है कि छत्तीसगढ़ सरकार के गजट में जो है इसमें वर्णन था कि इसमें डीएड और बीएड जो है सहायक शिक्षक के पद में एलिजिबल है। साथ ही भारत सरकार के गजट में भी था। उस सरकार के नियम को देखते हुए जो है जो सरकार ने 2023 में 4 मई को जो है सहायक शिक्षक का जो है 6000 के आसपास पद निकाला था। उसमें हमने उस गजट को देख के भर्ती की तैयारी किए और तैयारी करके क्वालिफाई हुए, और क्वालिफाई होकर सितंबर के आसपास जो है पोस्टिंग होना चालू हुआ, और लगभग हम लोग 3000 के आसपास बीएड जो चयनित थे मतलब धारी थे वो चयन हुआ इसमें। और बस्तर और सरगुजा अंचल में जो है पिछले 1 साल से हम लोग जो है इसमें हम लोग जॉब कर रहे हैं, और ये नियम कानून पूरी तरह से सरकार ने बनाया था और उसी के अनुरूप हमने उसको पूरी जो है अर्हता फुलफिल करते हुए हमने जॉब जो है प्राप्त किया। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का एक माननीय जो सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायालय में एक मुद्दा चल रहा था, केस जो है देवेश शर्मा वाला राजस्थान वाला, उसके कारण से जो है हमारी जो नियुक्ति था उनको जो है बोले हैं कि उसमें जो है बीएड जो है एलिजिबल नहीं है, और सरकार के नियमों के तहत हमने जो है उसके गजट का और राजपत्र को देख के तैयारी करके हम लोग सहायक शिक्षक में पद में चयनित हुए। इसलिए सरकार से हमारा जो है विनम्र मतलब अपील है, निवेदन है कि हमारी किसी भी तरह से करके हमारी जो है नौकरी जो है बचा ले। छत्तीसगढ़ के गोंडा गांव जिले में लगातार तेज बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पांगसी पुल में बाढ़ के चलते उड़ीसा जाने वाला मार्ग बाधित हो गया है। बीती रात से जिले के ग्रामीण अंचलों क्षेत्र में बिजली की आंख मिचौली का खेल जारी है। जगदलपुर में स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 24वीं राज्य स्तरीय शैलय क्रीड़ा प्रतियोगिता का रविवार को उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें कि धर्मपुर की क्रीड़ा परिषद में आयोजित उद्घाटन समारोह में बस्तर सांसद महेश कश्यप, स्थानीय विधायक किरण देव सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बता दें कि 3 दिवसीय राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता में कराटे, रग्बी, फुटबॉल और हैंडबॉल प्रतियोगिताएं 8 से 11 सितंबर के बीच में आयोजित की जाएंगी। इन प्रतियोगिताओं में विभिन्न एज ग्रुप के स्कूली छात्र और छात्राएं अपना दम दिखाएंगे। बता दें कि इस प्रतियोगिता में 5 संभाग के स्कूली खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रत्येक संभाग से 164 खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने यहां पहुंच गए हैं। रविवार को उद्घाटन समारोह में मार्च फास्ट के साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। 24वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता आराध्य माई दंतेश्वरी के धरा बस्तर में आज आगाज हो चुका है, और यह प्रतियोगिता का आज उद्घाटन कार्यक्रम था। इसमें हमारे विभिन्न जनप्रतिनिधि और पूरे छत्तीसगढ़ राज्य से 5 संभाग से आए प्रतियोगी भाग लिए हैं, और मैं समझता हूं कि यहाँ ये जो प्रतियोगिता निर्बाध रूप से और एक अच्छे से यहाँ संपन्न होगा, और हमारा बस्तर हमारे छत्तीसगढ़ का जो खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए आने वाला समय में राज्य स्तरीय में के माध्यम से नेशनल जाएंगे। और हम खेल के क्षेत्र में भी हमारे लोगों को अच्छा प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए बहुत सारे लोगों को आज खेल के क्षेत्र में रोजगार मिल रहा है। इसलिए खेल भी हमारे लिए जरूरत है, और आज यहाँ हमारे विधिवत ये खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हो चुका है। इसलिए सभी हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी खेल प्रेमी खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। एमपी में सागर जिले के बीना में मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यक्रम के लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। कार्यक्रम की तैयारियों के बीच मौसम का मिजाज भी देखने को मिला। मोहन यादव के आगमन से पूर्व ही बारिश के कारण जिस स्थान में कार्यक्रम किया जाना था वो पूरी तरह से कीचड़ की स्थिति में तब्दील हो गया। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए कार्यकर्ता और प्रदेशवासी परेशान हो गए। कार्यक्रम दर्शकों के लिए उचित व्यवस्था नहीं देखी जा रही है। आम जनता इधर उधर परेशान देखी गई। अंबिकापुर के सरगुजा जिले के ग्राम बटवाही में पति पत्नी के बीच लाइट ठीक करने को लेकर विवाद में
पति की मौत हो गई। दरअसल पति पत्नी के बीच लाइट जोड़ने और बल्ब लगाने को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद पत्नी ने पति को शरीर के एक हिस्से में काट दिया, साथ ही पास में रखे बांस के डंडे से वार कर दिया, जिस पर पति गंभीर रूप से घायल हो गया और पति की कुछ देर बाद मौत भी हो गई। इसकी सूचना रघुनाथपुर चौकी पुलिस को लगी तो मौके पर पुलिस ने पहुंचकर कार्रवाई की और आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। थाना लुंड्रा के ग्राम चौकी रघुनाथपुर के ग्राम बटवाही में पति पत्नी में लाइट लगाने की बात को लेकर के विवाद हुआ। रात में जो थी उसके घर में लाइट बोल थी, जिसको कि कनेक्शन ठीक करने और बल्ब लगाने की बात को लेकर के दोनों जो पति पत्नी थे, जिसमें पति जो है वो दिलसाय नागेश और पत्नी जो है पनमेश्वरी नागेश, इन दोनों के बीच में वाद विवाद हुआ। और वाद विवाद में पत्नी ने जो है बीच में अपने जो पति है उसको दांत से चाबा भी और साथ ही साथ उसमें जो पास में रखे बांस का डंडा था उसको सिर में मार करके उसकी हत्या की है। तत्पश्चात अपराध क्रमांक 103(1) BNS में जो है मामला दर्ज किया गया है और जो आरोपी पत्नी है पनमेश्वरी नागेश उसको गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड। ग्वालियर में एक विशाल श्री गणेश प्रतिमा हादसे का शिकार हो गई। बता दें कि सड़क पर गड्ढों की भरमार के चलते रथ सवार प्रतिमा गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई। इससे नाराज स्थानीय लोगों ने हंगामा कर दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश की मोहन यादव सरकार की ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर मौके पर पहुंचे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। ऋतिक गोयल। ऋतिक भाई भी क्या हुआ है, पूरा मामला कैसे? आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोई शब्द नहीं, सभी बच्चों की मेहनत थी, आस्था थी, जो एक गड्ढे के वजह से प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं है। आप देख सकते हैं जहाँ से मूर्ति चली है वहाँ से यहाँ तक आने में हम बच्चों ने इतना कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन प्रशासन का कोई भी, आप देख सकते हैं, कोई भी व्यवस्था नहीं है। हम क्या कर सकते हैं बताइए? अभी तक नहीं आया प्रशासन को हर ये मूर्ति, ये गणेश प्रतिमा कल रात 12 बजे से चल रही है और प्रशासन को कोई भी आदमी का कोई भी महत्व नहीं दिया गया। आप देख सकते हैं सभी ये मूर्ति जीवाजीगंज से कल रात 12 बजे चली थी, जो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ही मूर्ति आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोई शब्द नहीं है, कुछ कहने को नहीं है। सारे जीवाजीगंज से एक भी एक भी रूट ऐसा नहीं है या गड्ढे न मिले। इस हादसे का जिम्मेदार केवल प्रशासन है, जिसको पता होना चाहिए कि शहर में प्रतिमाएं बैठ रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बैठ रही हैं। आज जो प्रतिमा के साथ हुआ है, शहर में और भी प्रतिमाओं के साथ हो सकता है। हमारा निवेदन है कि प्रशासन से कि हर रूट को कृपया ध्यान दें, क्योंकि हर रूट एक भी ऐसा नहीं है जहाँ गड्ढे नहीं हो। अभी तक प्रशासन ने संपर्क किया है? नहीं, कुछ नहीं किया। प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं है। यहाँ पर हर तरफ गड्ढे हैं, केवलों का कोई ध्यान नहीं है। आपका ये आयोजन कुछ समूह का है, आपके मतलब युवाओं के ये गणेश प्रतिमा खल्लासीपुरा के राजा की थी और इसका मेन जो प्रतिमा का मतलब संस्थापक है वो हमारा भाई पंकज कुशवाहा है। उसकी मेहनत और लगन हमको पता है कि मेरा वो भाई इतने महीनों से लगा हुआ है, पर डे मूर्ति के पास जाता था, प्रतिमा को अपने हाथों से बनवाता था, रात भर जाग के जगता था। उसकी मेहनत में मुझे क्या बोलूँ मैं नहीं। यहाँ पर है ना मूर्ति को खल्लासीपुरा में स्थापित करने के लिए ला रहे थे, तो लगभग 23 से 25 फीट की ये मूर्ति है और थोड़ी सी उसको संभालने में थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ और वो धीमे धीमे से वो नीचे आ गई और इसके अलावा कोई इस प्रकार का कोई वो नहीं। तो घायल भी हुआ है? नहीं कुछ नहीं, इस प्रकार का वो नहीं है। और संभालने में अगर किसी को कुछ बूंदी चोट आई है तो वो उसका वो हो रहा है। वहीं पर क्या कारण है मूर्ति अनबैलेंस हुई है, गड्ढे थे एक साथ? अब ये इस प्रकार का तो अभी तक कोई जानकारी नहीं है। अभी तो मूर्ति को है ना वापस से
करवाया जा रहा है। अभी तक हंगामा भी हुआ है? नहीं, कोई हंगामा नहीं हुआ है। देखिए, मुझे जैसे ये सूचना मिली, मैं आया हूँ, सारी चीज़ देख करके जो भी कमियाँ होंगी उनको ठीक करने का भी काम किया जाएगा और जिसकी भी कमी होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या जानकारी मिली थी आपको? मेरे को जानकारी मिली कि गणेश जी की प्रतिमा जा रही थी, जो प्रतिमा डिसबैलेंस होने के कारण गिर गई। तो मुझे जैसे ही मालूम पड़ा, मैं घटनास्थल पर आया हूँ। ये मेरा कर्तव्य और दायित्व है कि शहर में कोई भी दिक्कत परेशानी में अपने लोग हों, उनके बीच जाना चाहिए, उसके तहत ही मैं आया। मंत्री जी, इनकी जो युवा हैं, जो राज रहते हैं, गणेश प्रतिमा, उनकी मांग है कि ससम्मान उसको ले जाया जाए। इसको गणेश जी की प्रतिमा बिल्कुल ससम्मान जाएगी, हमारे भी आस्था का केंद्र है, वो ससम्मान जाएगी। और गंभीर घटना घटी है। आज धार्मिक भावनाओं को बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है कि आज जो हमारे युवा दिन रात मेहनत कर गणेश जी की प्रतिमा को लेकर आ रहे थे, आज वो सड़क में गड्ढे होने की वजह से वो पलट गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई और 2 युवाओं को चोट भी लगी है। बहुत बड़ी गंभीर घटना घट सकती थी, वो टली है। आज उन युवाओं को जो चोट लगी है, मैं कहना चाहता हूं कि जब शासन प्रशासन को ये पता था कि गणेश उत्सव चल रहे हैं, प्रतिमाओं का आना जाना लगा रहेगा, प्रतिमाएं स्थापित होंगी, तो ध्यान क्यों नहीं दिया गया? सड़क पर गड्ढे क्यों मौजूद थे? आपने क्यों नहीं ध्यान दिया? आपने देखा उन्होंने बिजली की भी तारों की कंप्लेंट की है। तो ये शासन प्रशासन की लापरवाही की बदौलत आज ये दुर्घटना घटी है और इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। स्ट्रीट लाइट के लिए भी आपने धरना दिया था, लेकिन धूल रंग रही। आज पूरा शहर अंधकार में, आप भी देख रहे होंगे, पूरा शहर अंधकार में। बारंबार ये निकृष्ट शासन प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी इसको कोई चिंता नहीं है। कई दुर्घटना घट चुकी, कई युवाओं की जान जागी, कई बच्चे चोटिल हो चुके, लेकिन शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। आपकी मांग क्या है? हमारा ये कहना है कि ये घटना जो घटी, ऐसी घटनाएं ना घटें। अतुल राठौर जैसे युवा पत्रकार ना जाएं, फजली जैसे युवाओं की मृत्यु न हो। शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। ये निकम्मापन शासन प्रशासन का है। उसकी फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए ANB न्यूज के साथ।